साथियों, मैं गणपति नंदन साहू ललितपुर उत्तर प्रदेश जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में मात्र झांसी जिले से जुड़ा हुआ है। चारों साइड एमपी लगा हुआ है और जब बुंदेलखंड जब तक नहीं बनता है तब तक ये मध्य में नहीं आ सकता है। सबसे बड़ी समस्या बुंदेलखंड की पलायन है, ललितपुर ही पलायन है। मगर ये समस्याएं आम हो चुकी हैं। आजकल युवा हर जगह से पलायन कर रहा है। मगर सबसे बड़ी बात इसकी है कि हमारी देश की राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में रही हैं और जो सत्ता में हैं, जब कोई भी हादसा होता है, कोई भी वारदात होती है, तो वो अपनी जवाबदेही से भागती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। कांग्रेस भाजपा के ऊपर, भाजपा कांग्रेस के ऊपर, सपा बसपा के ऊपर, और इसी प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियां, केंद्र की पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों पर अपनी जिम्मेदारी डालकर भागने की कोशिश करती है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कभी किसी के साथ अन्याय होता है तो ये राजनीतिक पार्टियां, इनके प्रवक्ता, इनके कार्यकर्ता टीवी पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मगर आपने कभी सोचा कि वोट डलवाने के लिए इनके कार्यकर्ता हर बूथ पर होते हैं, मगर जिस व्यक्ति पर अत्याचार हुआ है वो भी किसी गांव या मोहल्ले का या किसी बूथ का होगा? क्या इन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जब किसी महिला के साथ कोई गलत हो जाता है तो दो लोग गवाही देने के लिए नहीं मिलते? इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग केवल राजनीति करते हैं, क्योंकि जब हर बूथ तक आपके कार्यकर्ता हैं तो दो लोग गवाही देने के लिए क्यों नहीं मिलते हैं किसी अपराधी के विरोध में? आपने देखा होगा विपक्ष इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है टेलीविजन पर, लेकिन उन विपक्ष पार्टियों, एक पार्टी जब सत्ता में रहती है तो सैकड़ों पार्टियां विपक्ष में रहती हैं, सैकड़ों संगठन रहते हैं, मगर उसकी मदद के लिए दो लोग गवाह नहीं मिलते हैं कोर्ट में जाने के लिए। मिल भी जाएं तो उन गवाहों को मरवा दिया जाता है या दबाव दबाव डाल दिया जाता है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के लिए अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता तो कम से कम गवाही दे सकते हैं। लेकिन वो कार्यकर्ता कहाँ चले जाते हैं जब कहीं कोई वारदात होती है, कहीं किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है, दो लोग गवाही नहीं मिलती। उनको तो अपने पार्टियों को बोलना चाहिए कि जिस क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है वो उस क्षेत्र में जब वारदात हुई है तो वो गवाही दे, लेकिन ऐसा नहीं। इसके लिए हमको सड़कों पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद अपने लोग ही सत्ता में हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अब कोई हिंसक आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। अब हमें जरूरत है सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी करतूतों को उजागर करना। इसके लिए एक हम प्लेटफॉर्म भी आपको देंगे, भारतीय निर्दलीय नोटा मोर्चा के माध्यम से, जो किसी भी दल से जुड़ा हुआ नहीं होगा, किसी भी जाति या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होगा। इसमें शिक्षा और टैलेंट के आधार पर आपको जगह दी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ। हमारी पार्टियों में क्या होता है कि लोग बाग छोटे छोटे कार्यकर्ता चुनाव जिताने में अपना पूरा संघर्ष लगा देते हैं। जैसे अब अभी 2014 के चुनाव में ही देख लीजिए, भाजपा के उन लोगों ने 2014 में जीत दिलाई जो भाजपा से बरसों से जुड़े रहे, मगर जैसे ही सरकार आई, सपा बसपा कांग्रेस के ठेकेदार जिनके पास पैसा था उनको यहाँ जगह मिल गई, वो बुक्कारी करना निराश हो गए। यूपी का ये जीता जागता उदाहरण। फिर भी उन कार्यकर्ताओं ने 2014 के बाद 2019 तक अपनी भूमिका निभाई और 14 से ज़्यादा सीटें 19 में जितवाई। मगर इसके बाद पहले तो भाजपा में सपा बसपा के लोगों को
अच्छे लोगों को भर लिया, अच्छी बात है। लेकिन 19 के बाद जो गुंडा किस्म के लोग थे उनको भी लेना चालू कर दिया। और ये एक पार्टी की बात नहीं हुई, जो सत्ता में आने के बाद सभी पार्टियों में यही होने लगा और उनके मंत्रियों द्वारा लोगों को ठेके वगैरह और देने लगते हैं। तो जो पुराना कार्यकर्ता है जिसके पास पैसा नहीं था, ना तो वो ठेकेदार बन सकता है और ना ही वो ना उसके पास पैसा है कि टिकट खरीद सके, तो वो निराश हो जाता है। उसी निराशा का कारण हमने 2024 में देखा। हमारे बुंदेलखंड की, उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा की हार हुई। इसके बाद भी अगर मैं ये बात कहूंगा, भाजपा के लोग कहीं पे ही आरोप लगाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, भविष्य के लिए हमें दलगत राजनीति और जात पात की राजनीति से बाहर आकर अपना कार्य करना होगा। इसके लिए एक मजबूत संगठन की जरूरत पड़ेगी, जो कि कभी पार्टी ना बनाए, निर्दलीयों को, जो अच्छा प्रत्याशी हो उसको, निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करें। इसके लिए भारतीय निर्दलीय नोटा मोर्चा के द्वारा हम एक व्यवस्था चाहते हैं। उस व्यवस्था को सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा वो अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे कि नोटा एक ऐसा विकल्प है, अगर उसको आधिकारिक मान्यता दी जाए। अभी क्या होता है कि हम नोटा पर जब वोट डालते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। भाइयों बहनों, इसके लिए हमें एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस प्रकार नोटा को, पहले नोटा नहीं था, अब नोटा आया, उसी प्रकार इस नोटा को भी शिक्षित और गरीब वर्ग के लिए खोला जाना चाहिए। जैसे कि चुनाव आयोग को सर्वप्रथम चुनाव से 6 महीने पहले चुनाव से 6 महीने पहले एक परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए चुनाव आयोग द्वारा। उसमें सभी निर्वाचन क्षेत्र से युवाओं को परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन करने का अधिकार हो। जैसे मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र में 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने अपना आवेदन किया, उनमें से जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए उस उम्मीदवार को अपनी, जो भी तुम्हारा आरक्षण है, जो भी है, उसी के आधार पर जगह दी जाए और जो आरक्षित सीट है उस पर आरक्षित लोग ही आवेदन कर पाएंगे। और वो आवेदन करें, जो सबसे ज्यादा नंबर पाएगा उसको नोटा का उम्मीदवार बनाया जाए। जब नोटा का वो उम्मीदवार बन जाता है तो उस उम्मीदवार को, क्योंकि वो गरीब भी होगा, और उस उम्मीदवार को जो शासन द्वारा निर्धारित चुनाव लड़ने की राशि है वो दी जाए और उस पर नजर रखी जाए कि ये गलत जगह अपना प्रचार की राशि यूज ना करे। इस कारण से एक गरीब आदमी भी अन्य उम्मीदवारों की बराबरी पर चुनाव शिक्षित और पढ़ा लिखा व्यक्ति लड़ रहे। इसके बाद जब चुनाव होगा तो उसमें वही प्रक्रिया है, जिसके सबसे ज्यादा वोट आए उसको उस क्षेत्र का प्रत्याशी को जीता हुआ प्रत्याशी माना जाए। अगर नोटा के अन्य प्रत्याशियों से सबसे ज्यादा वोट आते हैं तो जो नोटा पर उम्मीदवार हुआ था वो भी विधायक या सांसद बन सकेगा। यही प्रक्रिया ग्राम पंचायत से लेकर सभी जगह लागू होना चाहिए। तो हमारा मानना है कि लोकतंत्र को हम शिक्षित लोकतंत्र में परिवर्तित कर सकते हैं। विकल्प जनता के लिए सभी रहेंगे, चाहे वो, उसके पास एक अच्छा विकल्प होगा कि पढ़े लिखे को चुनना है या दलगत या जात पात वाले को चुनना है। इसी के साथ जय संविधान, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर आपको हमारे सुझाव में कुछ कमी हो तो उस पर भी बताइए, क्या इसमें सुधार होना चाहिए, और अगर अच्छा लगे तो भी बताना। साथियों, आपके सहयोग से ही हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हमारे पीछे कोई
बहुत बड़ा फाउंडेशन नहीं है, एक नॉर्मल कमरे में बैठ के ही काम किया जा रहा है। जय हिंद साथी।